ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग। ओके, तो होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। जब हम एटम के मास की बात करते हैं तो न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, तभी तो टोटल एटम आएगा। लेकिन हम न्यूक्लियस के मास को ही हम एटम का मास बोल देते हैं, मीन्स जितने भी न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो कलेक्टिवली अगर हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करते हैं, उनका कलेक्टिव मास बहुत ही कम है। सर वीडियो, हाँ आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें इफ पॉसिबल, ठीक है। आप अपना वीडियो ऑफ करके मेरी बात को सुने, उसके बाद मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे इसी बात को शेयर करूंगा अभी मैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, नेट कंजम्पशन ज्यादा होगा व्हेन यू ऑन योर वीडियो, ठीक है, ठीक है। तो यू कैन ऑफ योर वीडियो। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर समझते हो, दो नेचर, एक आपका पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अब हम लाइक अ वेव कंसिडर करते हैं। जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर कंसिडर करते थे। तो इसी के कारण क्या होता था कि जो भी हमने क्लासिकल मॉडल में, जो भी मॉडल हमने पढ़े क्लासिकल मॉडल, चाहे जे थॉमसन का मॉडल हो, फिर रदरफोर्ड का मॉडल हो, या बोर का मॉडल हो, ये आपके लिए इनके मेरिट पढ़ते थे और उसके बाद तुरंत डीमेरिट आती थी। याद आया, डीमेरिट भी पढ़ते थे, राइट। हाँ, तो डीमेरिट क्यों आती थी? क्योंकि हमारा बेसिक ही गड़बड़ था, राइट। इलेक्ट्रॉन को हम एज ए पार्टिकल कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें मास बहुत ही ना के बराबर है। इट इज हैविंग वेरी नेग्लिजिबल मास। और इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जब एटम के मास की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के कलेक्टिव मास को नहीं लेते हैं, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होगा, इट इज वेरी वेरी लेस, राइट। तो जब इंडिविजुअल मास इतना कम है तो उसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर बहुत ही कम है। जीरो तो नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर, लेकिन डोमिनेंट नेचर नहीं है। डोमिनेंस किसका है? वेव नेचर। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन को लाइक अ वेव कंसिडर करते हैं, राइट, रादर पार्टिकल नेचर। तो जितने भी नेग्लिजिबल मास के पॉजिटिव, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे आपने फोटोन सुना होगा, पॉजिट्रॉन सुनते हैं, इलेक्ट्रॉन सुनते हैं, ये जितने भी हैं इनके मास बहुत ही कम होते हैं और इसीलिए कहते हैं इनमें वेव नेचर डोमिनेंट होता है। फोटोन कहाँ पे देखते हैं? लाइट में, पढ़ा होगा लाइट। लाइट में क्या होते हैं, जो आती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सन रेज दैट कम्स ऑन अर्थ इन द टर्म्स ऑफ फोटोन। तो ठीक है, तो जैसे फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सभी नेग्लिजिबल मास कैरी करते हैं। इनमें पार्टिकल नेचर हम बोले, हाँ, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स, यस, फाइन फाइन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के टर्म में आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इसमें जो फोटोन है उसका मास बहुत ही कम है। तो जितने भी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनमें मास बहुत ही कम है, उनमें बोलते हैं पार्टिकल नेचर बहुत ही कम है, उनका वेव नेचर ज्यादा है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जस्ट स्टार्ट दिस। तो मैं अपना वीडियो ऑफ करके फिर थोड़ी सी आपको समझाने की बात करता हूँ, ठीक है। ओके, हेलो, मैंने म्यूट ऑल कर दिया, इसकी किसकी आवाज आ रही है? क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं और इसी से फिर हम एटम के एडवांस कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करेंगे कि एटम को हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कैसे कंसिडर करते हैं, राइट। तो जस्ट स्टार्ट विद दिस। ओके, तो जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये जो चैप्टर नेम है, इट्स अ क्वांटम नंबर। स्टार्ट विद क्वांटम नंबर्स, राइट।
तो क्वांटम नंबर्स आया कहाँ से? तो ठीक है, क्या हो रहा है? स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, ये कैसे स्क्रीन शेयर हो रहा है? मैंने नोट कर दिया है, हु इज डूइंग दिस? ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो अगर हम इसको राइट, तो दिस क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो इट इज सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट शेयर करूंगा, ठीक है, इसको आप समझने की अभी कोशिश करें, ठीक है, अभी आप समझेंगे, ठीक है। तो ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल अभी आप समझना है, मैं बाकी आपको पीडीएफ में नोट शेयर करूंगा, ठीक है। इट इज सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ऑफ, हेलो, हाँ, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन राइट, अदरवाइज आई शेयर यू होल नोट्स, ओके। ये म्यूट ऑल करें ना, ये आवाज कैसे बैकग्राउंड में आ रही है, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए, म्यूट ऑल करें, ठीक है। तो इट इज सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ acceptable solution of श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जैसे आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, तो इसको अगर हम थोड़ा सा, ठीक है, इक्वेशन, राइट, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन को ऐसे समझे जैसे आपने कई इक्वेशन पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, और जैसे, ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो जैसे हमने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, इक्वल टू 0, तो इसके सोल्यूशन कितने आएंगे? दो सोल्यूशन आएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, टू सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये आगे अभी पढ़ेंगे, इसका पूरा नाम है, साइंटिस्ट नेम है, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं शॉर्ट में, मैंने बोला। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके दो सॉल्यूशन हैं, ऐसे ही इस इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में भी कुछ सॉल्यूशन आपके काम के होते हैं, कुछ आपके काम के नहीं होते, राइट, कुछ रियल सॉल्यूशन होते हैं, कुछ जो है इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के भी कुछ सॉल्यूशंस हैं जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, उनको क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो इसको अभी इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, साइंटिस्ट नेम एसपी, ठीक है। तो अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम पे आएगा। थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट करने के लिए दूसरी बात पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें,
तो व्हाट हैपेंस, तो अगर हम बोलते हैं देयर इज अ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इज अ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से दो नेचर हमने अभी बताए, आपने लोअर क्लास में जो पढ़ा है वो कौन सा नेचर पढ़ा है आपने, दैट इज तो ये आपका पहला पार्टिकल नेचर आएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर एंड सेकंड वन इज वेव नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर पे जो जो हमारे पास मॉडल थे, जैसे जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, तो ये जितने भी मॉडल हैं ऑल वर बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डॉटल भी ले सकते हैं, डॉटल ने तो आइटम को इंडिविजुअल बताया था, इसलिए हम वहां पे, और इलेक्ट्रॉन उसी का पार्ट है, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें इसने डॉल्टन बनने माने लिखा, राइट। लेकिन जो ड्यू टू इस नेग्लेजिबल मास, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल नेचर कंसिडर नहीं कर सकते, इसका वेव नेचर डोमिनेंट होगा। तो इसका जो डोमिनेंट नेचर है वो क्या है, डोमिनेंट, राइट, डोमिनेंट नेचर इज वेव नेचर, और वो क्या है, ड्यू टू इट्स नेग्लेजिबल मास। ठीक है, तो इसके लिए जो मॉडल सपोज प्रपोज किया वो साइंटिस्ट श्रोडिंगर थे, उन्होंने प्रपोज किया था, जिसको हमने SW अभी लिखा था, श्रोडिंगर श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल। तो एक ही मॉडल वेव पे बेस्ड है, दैट इज श्रोडिंगर वेव मॉडल, और इसका कोई डिमेरिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक को पकड़ा है। बेसिक हमारी गलती क्या कर रहे थे, इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल नेचर ले रहे थे। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई भी पार्टिकल, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके दो नेचर हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू मास पार्टिकल नेचर, और ड्यू टू हैविंग वेरी लेस मास इट इज वेव नेचर। जैसे आपके पास हाथ में पेन है, अब पेन का मास काफी ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, ये पार्टिकल नेचर पेन में डोमिनेट करेगा और वेव नेचर वहां पे कम होगा, इसलिए हमें पेन एज ए मास नेचर में हमें क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है, वेव के फॉर्म में नहीं दिखता, कि उसका मास काफी ज्यादा है। लेकिन जब हम कोई सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल नेचर कम हो जाएगा, वेव नेचर बढ़ जाएगा। इसको एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, उन्होंने मास और वेव नेचर में रिलेशनशिप दिया था। उन्होंने किसी भी पार्टिकल के लिए बोला जिसमें वेव नेचर ज्यादा होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जिसमें वेव नेचर ज्यादा होगा उसमें पार्टिकल नेचर कम हो जाएगा, या जिसमें पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा उसका वेव नेचर कम हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये ड्यूअल नेचर को जो रिलेट किया था वो साइंटिस्ट कौन से थे, डी ब्रॉगली। हाँ, तो डी ब्रॉगली ने इसको कैसे बताया था, इसी बात को अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो इसके ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्युअलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसने बताया, दैट इज डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो डी ब्रॉगली क्या थे, उन्होंने दोनों नेचर को एस्टेब्लिश किया। डी ब्रॉगली हैड गिवन एन इक्वेशन, he had given an equation relating
mass and wave nature of moving subatomic particle लाइक फोटोन। उन्होंने फोटोन के लिए किया था, अभी हमने बताया था फोटोन का भी मास कम होता है लाइक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक मास का रिलेशनशिप तो एनर्जी के टर्म में अगर बोल दें E इक्वल टू mc², ये रिलेशनशिप कौन सा होता है, ये किसने बताया था, कौन सा, आइंस्टीन इक्वेशन है, राइट। और ये E इक्वल टू h न्यू, ये किसने बताया था, सेकेंड इक्वेशन, प्लैंक। ठीक है, प्लैंक इक्वेशन और ये आइंस्टीन इक्वेशन, दैट इज आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है। अब इनको अगर हम इक्वेट करें, ऑन इक्वेटिंग अब दिस इक्वेशन बोथ अब इक्वेशन, तो अगर आप देखिए तो ये किसको बता रहा है, m आ गया तो ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है, h न्यू फ्रीक्वेंसी आ गई तो ये वेव नेचर को बता रही है। तो ये किसको बता रहा है, पार्टिकल नेचर को, ये इक्वेशन, और ये वेव नेचर को बता रहा है, राइट। इनको इन्होंने कोरिलेट किया था। ठीक है, तो जब इसको कोरिलेट करेंगे तो उन्होंने h m इक्वल टू mc² और hc अपॉन लैम्डा, h न्यू को क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा। तो E क्या हुआ, जहां पे न्यू क्या है, वेयर म्यू दैट इज c अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इसी को अगर हम लिखेंगे तो sc अपॉन लैम्डा इक्वेट करेंगे तो ये कैंसिल होगा। अब क्या आया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, ये आया। तो वेयर h प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, बता सकते हैं एनीवन, बताइए कितनी होती, 6 प्लस 20 10 के पावर प्लस 24 जूल सेकेंड, 6.626, राइट, ये वैल्यू होती, राइट, इंटू 10 के पावर माइनस नहीं प्लस 34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू होती। और c इज अ वेलोसिटी ऑफ फोटोन, क्योंकि उन्होंने किसके लिए बोला था, फोटोन के लिए। m मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम रिप्लेस करें, ये कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अगर इसको हम कांस्टेंट करते हैं तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, आ रहा है ना, ये आ रहा है। लैम्डा किसको बता रहा है, वेव नेचर, वेव नेचर, और m क्या बता रहा है, पार्टिकल नेचर। अपोजिट आ गए, तो जिस, ठीक है, ठीक है, जिस पार्टिकल में वेव नेचर जितना ज्यादा हो उसका मास क्या हो जाएगा, उसका पार्टिकल नेचर उतना ही कम हो जाएगा, और जिसमें पार्टिकल नेचर जितना ज्यादा होगा उसका वेव नेचर कम हो जाएगा। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसपे आपको मास दिखता है, ठीक है, यू कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, तो उसमें मास का फैक्टर ज्यादा है, इसलिए हमें वेव नेचर उसका नहीं दिखता। हाँ, क्लियर, आवाज आ रही मेरी, किसी ने बोला आवाज नहीं आ रही, ओके। तो उसका वेव नेचर आपको, तो हम मास को तो देख सकते हैं, वेव को नहीं देख सकते, राइट। तो इसीलिए डी ब्रोगली ने इस बात को बताया, इसी को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे जब एक्सटेंड करेंगे
फिजिकल, ये फिजिक्स आप एटॉमिक दोनों में कॉमन टॉपिक है। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे जो मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों कॉमन टॉपिक आते हैं। फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, राइट। लेमडा इज अ वेवलेंथ, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब जो भी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ें, ठीक है। अब इसमें जो है ये लेमडा के लिए अगर हम बात करते हैं तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम, अगर हम फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए एच एम वी, सी की जगह वी कर दिया हमने, फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हमने क्या लिखा, लाइक फोटोन, इसको प्लेस कर दिया। एच प्लैंक कांस्टेंट होगा, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेयर एच प्लैंक कांस्टेंट and m mass of electron and v is the velocity of electron, v is the velocity of electron and lambda is a wavelength, wave की बात कर रहे हैं ना, wave dominant is a wavelength of इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन को हमने एज ए वेव माना है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये जैसे वेवलेंथ क्या होती है, जैसे वेव होता है, आपने पढ़ा होगा। तो दो क्रेस्ट, ये इनके बीच की लेंथ को बोलते हैं, राइट, या ट्रफ के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। तो ये जो लैम्डा है ये लेंथ होती है बिटवीन एडजेसेंट क्राफ्ट या ट्रफ के बीच की लेंथ को बोलते हैं। अब जब हमें ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग शेल में, जैसे इसमें दो, पहले आप फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फिर 8 लेते हैं, फिर 8 लेते हैं, फिर 18 लेते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबका मास क्या है हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि न्यूक्लियस के मास को ही हम एटॉमिक मास बोलते हैं। ये है, इसी को एटॉमिक मास बोल देते हैं। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन का कलेक्टिव मास हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। और बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन वी कैन से इलेक्ट्रॉन इज हैविंग, इसको भी अगर हम लिखें तो h अपॉन मास कांस्टेंट हो गया, h अपॉन m। ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए का वेव नेचर ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का 2 नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट नेचर क्या होगा, डोमिनेंट नेचर क्या होगा, दैट इज वेव नेचर। हेंस इलेक्ट्रॉन हैज इट्स वेव डोमिनेंट नेचर। ड्यू टू its negligible mass। negligible mass। तो ये बात डी ब्रॉगली ने सपोर्ट की इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का हम पार्टिकल नेचर ले रहे हैं वो गलत है, वहां पे वेव नेचर होना चाहिए। मींस इलेक्ट्रॉन को हम एज ए पार्टिकल ना लेके वेव के फॉर्म में लें। और जो श्रोडिंगर ने आगे का जो मॉडल दिया, ठीक है, तो वो उन्होंने उस केस में अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसिडर किया रादर पार्टिकल, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। तो अब तो कहने का मतलब क्या था कि पहले के जो मॉडल क्लासिकल थे उनमें डिमेरिट इसलिए थी क्योंकि ऑल वर बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और जो
मॉडर्न मॉडल है जिसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल। इसीलिए वेव मैकेनिकल मॉडल किसने दिया? श्रोडिंगर ने, श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरह कंसीडर किया? एज अ वेव। इससे पहले जो साइंटिस्ट के नाम पे जो मॉडल थे, ऑल वर बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। ठीक है, एक इसका सपोर्टिंग और है वेव नेचर के बारे में, तो वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो भी वेव नेचर को ही सपोर्ट करता है। तो वो क्या सपोर्ट करता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी बात करते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम बोलते हैं कि किसी को अगर हमने डेल्टा एक्स ले लिया और डेल्टा पी ले लिया, उन्होंने बता दिया ये अगर हम डेल्टा एक्स एरर है या अनसर्टेनिटी है, एरर या अनसर्टेनिटी with respect to position, with respect to position of electron। ठीक है, x is a error, डेल्टा एरर को बता रहा है, x पोजीशन को बता रहा है। और ऐसे ये अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, p किसको बता रहा है? मोमेंटम, विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो उन्होंने प्रिंसिपल के बेसिस पे बताया था कि अगर आप, क्योंकि होता क्या है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को हम मूविंग कंडीशन में लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम मूविंग कंडीशन में ले रहे हैं तो हम उससे उसकी रेडियस भी बता रहे हैं और उसकी वेलोसिटी भी बता रहे हैं। शायद आपने बोर्स मॉडल में इस बात को पढ़ा होगा। तो वेलोसिटी एंड रेडियस, रेडियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन को। रेडियस किसको बता रहा है? पोजीशन को ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी किसको बता रहा है? तो अगर, तो उन्होंने बताया कि अगर हम पोजीशन को सही बोलेंगे या रेडियस को सही बताते हैं बाय बोर्स मॉडल, तो वेलोसिटी गलत हो जाएगी, और वेलोसिटी को अगर हम सही बोलेंगे तो पोजीशन गलत हो जाएगी। मींस साइमल्टेनियसली इन दोनों को हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसी बात को उन्होंने बोला, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, कि वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन ऑफ मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। If we measured both simultaneously, then there would be error in one of them। वेलोसिटी अगर हम सही मेजर करेंगे तो पोजीशन हम में एरर आएगी, पोजीशन को सही बोलेंगे तो वेलोसिटी में एरर आएगी। राइट? वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से किया था, वो अब काफी एडवांस एक्सपेरिमेंट है, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कंक्लूजन में सपोर्ट कर रहा हूँ उनका, उन्होंने जो अपने मैकेनिकल मॉडल जो क्वांटम मैकेनिक्स है उससे उन्होंने जो कंक्लूड किया, उसके फैक्ट को मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है वो एग्जैक्ट में वेव नेचर है। ठीक है, तो अब उन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन किया अपने मॉडल में, और मतलब अपने कॉन्सेप्ट में, और उन्होंने इसी बात को बताया कि अगर हम यहाँ पे, अब उन्होंने बोला कि उस बाय हिज प्रिंसिपल, बाय हिज कॉन्सेप्ट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिया था, तो उन्होंने ये बोला कि अगर यहाँ पे हम डेल्टा एक्स जो एरर है और डेल्टा एक्स पी जो पोजीशन है, इसको अगर हम लें तो देयर इज अ रिलेशनशिप h/4 पाई। ये रिलेशनशिप उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी मोमेंटम है तो मोमेंटम के क्या ले सकते हैं? डेल्टा एम, डेल्टा वी मोमेंटम क्या होता है?
ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दोनों साइन आएंगे h अपॉन 4 पाई, राइट। ठीक है, देन राइट, इसी को अगर हम लिखें तो वी कैन राइट डेल्टा x डॉट डेल्टा v, that is like greater or equal to h अपॉन 4 पाई m। ये फाइनल एडमिशन है। तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर आप देखो इस पे हम एरर 0 मान लें, डेल्टा x 0 करें तो डेल्टा v क्या आएगा, मैथमेटिकली बताइए। इफ डेल्टा x एरर इन पोजीशन इज 0, देन व्हाट वुड बी द वेलोसिटी या मोमेंटम, इनफाइनाइट आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मींस एरर इन पोजीशन या एरर इन मोमेंटम या एरर इन वेलोसिटी, मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा पी तो ये है और वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वी, एरर इन। तो अगर हम बोलते हैं कि अगर पोजीशन हमारी सही है तो एरर क्या हुआ, 0 हुआ। इफ x इज करेक्ट, if we able to find out x correct position, then delta x error in position would be 0। तो डेल्टा p क्या हुआ, according to given expression infinity, means एरर बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम मोमेंटम या वेलोसिटी को 0 मान लें, उसको सही कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एरर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पोजीशन जो आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, तो पोजीशन में एरर इनफाइनाइट आएगी। इसी से उन्होंने एक्सप्लेन किया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, कि जो हम क्लासिकल मॉडल में, स्पेशली बोहर्स ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे, उसमें जो हम क्या कर रहे हैं, उसमें पोजीशन कैसे निकाल रहे हैं, थ्रू रेडियस, और जो हम वहां पे वेलोसिटी बता रहे हैं, दोनों जो कैलकुलेट करके बता रहे हैं वो बोहर्स के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये सही नहीं है। थ्योरेटिकली दे कैन बी करेक्ट, बट प्रैक्टिकली इट इज इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे बेसिक जो है बोहर्स मॉडल का वो पार्टिकल नेचर है, जबकि पार्टिकल नेचर यहाँ पे सही नहीं है। अगर हम वेव नेचर कंसीडर करेंगे तो ये बात हमारी सही आएगी, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, वेव क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स किसको सपोर्ट करता है, वेव नेचर को। तो क्वांटम मैकेनिक्स से इन्होंने इस बात को एस्टेब्लिश किया कि यहाँ पे अगर आप किसी भी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन या वेलोसिटी को आप मेजर करोगे तो वहां पे किसी ना किसी चीज में गलती जरूर होगी। आप पोजीशन को सही मेजर करोगे तो वेलोसिटी सही नहीं मेजर कर सकते, वेलोसिटी या मोमेंटम को सही मेजर करोगे तो पोजीशन में गड़बड़ी आएगी। तो ये जो दो हैं, अरे किसी भी नंबर को x को 0/0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी आएगा, नहीं आएगा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो नहीं हो तो फिर ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी आता है। ठीक है, ओके। अब तो दो हमने आपको रिलेशन बताए, दो हमने कॉन्सेप्ट बताए, एक आपका डी ब्रॉगली और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल किसको फेवर कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर, किसको फेवर कर रहे हैं, वेव नेचर को। तो वेव नेचर पे बेस्ड जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, किसने दिया था वेव नेचर पे बेस्ड मॉडल को, श्रोडिंगर ने दिया था। श्रोडिंगर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लाइक अ वेव कंसीडर किया और उसका वेव मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया, और इसीलिए आज तक मॉडर्न कॉन्सेप्ट में वेव मैकेनिकल मॉडल का कोई डीमेरिट नहीं है। क्लासिकल मॉडल के आपको डीमेरिट मिल जाएंगे, चाहे जे थॉमसन का मॉडल हो, चाहे आपका रदरफोर्ड का मॉडल हो, चाहे वो बोर्स का मॉडल हो, सभी पे आपका कहीं ना कहीं डीमेरिट है।
क्यों? क्योंकि उसका बेसिक ही गड़बड़ है, वहां पे पार्टिकल नेचर लिया गया है, जबकि पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन का सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज वेरी नेग्लिजिबल मास, इसलिए उसमें वेव नेचर डोमिनेंट है। मास जीरो नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमें मालूम है, आपने बताया भी है, इट इज क्या बताया था इलेक्ट्रॉन का मास? इट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg बताया था ना। तो उसका मास तो है बट इट इज वेरी लेस, तो इसका वेव नेचर डोमिनेंट है। और वेव नेचर पे बेस जो मॉडल आया तो उसको किसने प्रपोज किया? इसी को बोला गया वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल गिवन बाय प्रपोज्ड बाय श्रोडिंगर, साइंटिस्ट थे, प्रपोज बाय श्रोडिंगर। ठीक है, तो मैं एक ब्रीफ करता हूं। तो हमने आपको बताया ड्वेल, एक आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार रिवाइज कर रहा हूं। तो ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। लेकिन हमारे पास वेव नेचर के लिए फैक्ट चाहिए। वेव नेचर को सपोर्ट कौन कर रहा है? डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और इस पे, इसी पे बेस्ड जो मॉडल है वो, तो श्रोडिंगर ने क्या किया? श्रोडिंगर ने क्या किया? इनको कंसिडर करते हुए जब डी ब्रॉगली ने, ठीक है, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसिडर करते हुए एक जो है मॉडल प्रपोज किया, जिसपे इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर किया। उस मॉडल का क्या नाम दिया गया? वेव मैकेनिकल मॉडल, राइट। इससे पहले जो मॉडल थे, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल, वो सारे फेल हो गए। ये फेल हो गए क्योंकि ऑल वर बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। ठीक है, बोलिए, क्लियर? अब जब वेव मैकेनिकल मॉडल कैसे श्रोडिंगर ने बताया, ये जो है आपको ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसका डेरिवेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आपके सिलेबस में नहीं है। बस उन्होंने कैसे उन्होंने डिराइव किया, ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हुए उन्होंने किया था, जो काफी एडवांस थ्योरी है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको, ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, HNB हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल शॉर्ट में लिख दिया था। ठीक है, क्लियर? तो वेव नेचर जब हमारा स्टेब्लिश हो गया, तो वेव नेचर में उसने क्या किया कि श्रोडिंगर, दिस मॉडल ही प्रपोज्ड, wave miracle model is proposed by Schrödinger. It is proposed by Schrödinger. It is proposed by Schrödinger by considering electron like a wave. By considering electron like a wave. ठीक है, ठीक है, and establish an equation known as Schrödinger wave equation and derived an equation known as Schrödinger Schrödinger's wave equation। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? तो जो वेव मैकेनिकल मॉडल है वो किसने आपको बताया था? इट इज प्रपोज्ड बाय श्रोडिंगर साइंटिस्ट बाय कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव, लाइक एज अ वेव। ठीक है,
ठीक है, एंड डिराइव्ड एन इक्वेशन नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करने की बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को लेकर वेव जब कंसीडर करते हैं तो इसमें देखिएगा वेव का प्रोपोगेशन कैसे होता है, ऐसे होता है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, फिर पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ऐसे जाता है, बोलिए। तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, ये इसके बीच की लेंथ को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड लैम्डा, वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साई। तो साई क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। वैसे एम्पलीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, नॉर्मल वेव में, लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय साई। ठीक है, ये ऐसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो होता क्या है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, एक फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन है ये, और ये जो है डेल 2 डिग्री के लिए पार्शियल इक्वेशन है, केवल आपको इक्वेशन में लिख रहा हूं, आपको जो है बस इसको लिख लेनी है, और ये सिलेबस में नहीं है ज्यादा, अगर आपको दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस केवल इक्वेशन लिख रहा हूँ, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। डेल 2 साई फंक्शन है डेल एक्स स्क्वायर, मतलब ये पार्शियल 2 डिग्री सेकंड डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेल 2 साई, साई एम्पलीट्यूड बताया था इलेक्ट्रॉन का, डेल वाई स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे मैं अगर बोलूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये किसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, ये 2 डिग्री इक्वेशन एक्स का। तो ऐसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसका फंक्शन है, ये साई का, ये हर जगह साई आ रहा है ना, इसी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो इस इक्वेशन में फंक्शन क्या है, y है, इस इक्वेशन में फंक्शन x है, तो इस इक्वेशन में फंक्शन साई है। क्लियर, यस और नो, यस। अब देखिए, तो इसी को जो है, ठीक है, तो हर जगह देखो इस इक्वेशन में साई जरूर आएगा, क्योंकि साई इज अ फंक्शन, जो फंक्शन होगा वो हर टर्म में आएगा, राइट। तो ये प्लस, तो ये, ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस इसी में जो आएगा, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, h प्लैंक कांस्टेंट है, e माइनस v, और इसमें भी साई आएगा, इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसी को स्टेब्लिश करके उन्होंने वेव मैकेनिकल मॉडल प्रोड्यूस किया था। एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो हम कंसिडर करते हैं 3D स्पेस में करते हैं ना, तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताएगा, वो 3 डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने 3D डायरेक्शन में लिया। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन को 3D डायरेक्शन में नहीं लिया था, 2D में लिया था उसकी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, इसलिए वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा है, ये जेड कोऑर्डिनेट को बता रहा है। 2D में क्या लेंगे, एक्स एंड वाई, 3D में एक्स वाई एंड जेड। क्लियर,
तो यहाँ पे जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसमें जो टर्म है वो एक बार मैं बता देता हूं। साई मैंने अभी बताया क्या होगा, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन किसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। एक्चुअल मीनिंग इसकी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने किस में कंसिडर किया है, एज अ वेव। बताया था कि अगर ऐसे वेव को देखेंगे तो ये आपका वेव जाता है ना, तो ये क्या हुआ, साई इज एम्पलीट्यूड। ये क्या हुआ, साई, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, बात समझ में आई। बस इस फिर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, E टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी हटा देंगे, ठीक है, V। और साई तो मैंने बताया इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो ये केवल आपको जो है नोट करने के लिए बस आपको मैंने बता दी है, सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत खतरनाक है। इट इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही हायर थ्योरी है, जो आपको हम जब पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तब वो पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो बस केवल आपको वेव मैकेनिकल मॉडल क्यों आया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, बाकी के क्लासिकल मॉडल फेल क्यों हुए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका बैकग्राउंड दिया हूं आपको आज के दिन। बोलिए, तो अभी तक जो जैसे 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा, जो भी मॉडल थे वो उसके हम मॉडल की मेरिट और डीमेरिट दोनों पढ़ते थे। अब डीमेरिट क्यों आ गई, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही कर पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल नेचर जो ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर सही नहीं है। इस बात को स्टेब्लिश किया डी ब्रॉगली ने और हाइजेनबर्ग ने, और फिर उन्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर के फॉर्म में नहीं लेना है, इट इज टेकन एज वेव नेचर। और वेव नेचर के फॉर्म में जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव लेके और जो मॉडल वेव नेचर पे प्रपोज किया, इट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव किया, कंसिडर किया और एक इक्वेशन डिराइव की, उसी के बेसिस पे उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर करते हुए आगे की थ्योरी की बात की। अब क्या हुआ, इस वेव मैकेनिकल मॉडल के को इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करना उसे हमें नहीं मालूम है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसके कुछ सोल्यूशन आएंगे। सोल्यूशन किस टर्म में आएंगे, इसके सोल्यूशंस किसके टर्म में आएंगे, साई के टर्म में। ये साई लिखा हुआ है ना, जरा देखिए, ये साई के टर्म में सोल्यूशन आएंगे। और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस आते हैं। इनफाइनाइट में कुछ हमारे काम के होंगे, कुछ एक्सेप्टेबल होंगे, कुछ अनएक्सेप्टेबल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल सोल्यूशन आगे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो कुछ में रियल सोल्यूशन होते हैं, कुछ इमेजिनरी सोल्यूशन होते हैं, कुछ काम के होते हैं, कुछ काम के नहीं होते। तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं। तो दिस इक्वेशन गिव्स इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ किस में आएंगे, किसके टर्म में आएंगे, इन टर्म्स ऑफ साई। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो हमारे एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होंगे, जो हमारे काम के होंगे, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, इन्हीं को क्या बोला गया, क्वांटम नंबर्स, जिसकी मैंने अभी बात की थी। क्वांटम नंबर बोला था ना, तो इसमें जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आए वो क्वांटम नंबर्स हुए। तो क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताता है, क्वांटम नंबर्स हमें हेल्प करता है कि किसी एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। जैसे
हमारे पास क्या होता है कि कोई एड्रेस है, कोई हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस में कुछ पॉइंट्स होते हैं सेट ऑफ कि वहाँ पे पिन कोड होता है पर्टिकुलर, एक नंबर क्या बताता है उस स्टेट को बताता है, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट को बताता है, एक नंबर क्या बताता है उसके पर्टिकुलर एरिया को बताता है, सेक्टर को बताता है। तो ऐसे ही क्वांटम नंबर्स भी 4 टाइप के होते हैं, जिसमें जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो अलग अलग सेगमेंट पे इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एटम के बाहर, शेल में भी नहीं होता। शेल में सब शेल होता है, सब शेल में ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है तो अब यहाँ पे कहते हैं जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है उन्हीं को क्या बोला गया, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स मैंने क्या बताए थे, इट इज सेट ऑफ acceptable solution of Schrödinger wave equation। अब मैंने शॉर्ट में लिख लिया SW, समझ रहे हो? ठीक है। और ये सेट है 4, जिसमें हमने इनकी 4 की हेल्प से हम जो है अबाउट इलेक्ट्रॉन कमेंट करते हैं। एक आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से। ये दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय L। और फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M। तो ये 3 ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है। चौथा जो क्वांटम नंबर है वो आर्बिट्रेरी है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्वांटम नंबर, ठीक है, नॉट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन ये हमने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है, वो केवल स्पिन को डिफाइन करने के लिए, वो आगे बताऊंगा क्यों लिया है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन से हैं, ये 3, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक। यही सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखिए, तो ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे देते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर शेल में नहीं होता है, शेल में सब शेल होता है, सब शेल में ऑर्बिटल होता है, फिर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या है, इसको जरा समझेंगे। जैसे ये एटम है, एटम में शेल होगा, शेल में सब शेल होगा, और सब शेल में, ठीक है, सब शेल में ऑर्बिटल होगा। इसको अगर हम देखें तो ये एटम है, फिर ये शेल होगा, है ना, शेल होगा, फिर यहीं पे सब शेल होगा, और फिर वहीं पे ऑर्बिटल होगा, और फिर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विद अपोजिट स्पिन। बोलिए, तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सारे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा हमें, n, है ना। तो यहाँ पे सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, L। ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, M। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसको डिफाइन करेगा, किसको बताएगा, अबाउट शेल, इलेक्ट्रॉन
एटम के किस सेल में है, फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, ठीक है। बस अभी ऑफ कर रहा हूँ क्लास को। ये क्या बताएगा, सब शेल के बारे में बताएगा, और एम क्या बताएगा, अबाउट ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और स्पिन के बारे में वो स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है, क्लियर, बोलिए। तो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल देंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताएगा कि किस सेल में है, लेकिन सेल किस सब शेल में है ये इंफॉर्मेशन एजीमुथल से आएगा। तो ये सेट ऑफ एक्सेप्टेबल जो सोल्यूशन है वो अबाउट इलेक्ट्रॉन इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल में होगा, लेकिन वो ऑर्बिटल पर्टिकुलर सबशेल का होगा, सबशेल सेल में होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एटम के शेल के सबशेल के ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। क्लियर, बात समझ में आई। और ये कैसे वर्क करते हैं और इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू से कैसे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे वो, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसको बताएगा, शेल के बारे में। न्यूमेरिकल वैल्यू जो एजीमुथल की आएगी वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देगा, सबशेल के बारे में। और ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आएगी वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, अबाउट ऑर्बिटल। बोलिए, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है। रिकैप दूं तो अब एक बात सुनिएगा रिकैप के बारे में, ठीक है, शॉर्ट में इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ बोलें, आवाज आ रही मेरी। तो चैप्टर नेम जो है वो क्वांटम नंबर्स है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहाँ से आई, ये वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है। वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही कम मास है, जो सपोर्ट कौन करता है, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करते हैं। क्लियर, राइट। और इसी से मैंने शुरुआत की थी कि इलेक्ट्रॉन का, अब मैं एक ब्रीफ देता हूं, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है, राइट। उस ड्यूअल नेचर में पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। जैसे अगर हम ये, हमारे पास ये पेंसिल है, इसका बोले कि वेव नेचर क्यों नहीं है, वेव नेचर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मास काफी ज्यादा है। तो डी ब्रॉगली ने इसी बात को बताया था कि अगर मास ज्यादा होगा तो वेव नेचर कम हो जाएगा, और वेव नेचर ज्यादा होगा तो मास बहुत कम हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन के लिए सही है। और उस वेव नेचर को सब, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम एटम को इंडिविजुअल मानते थे, डाल्टन ने बोला था, फिर उसको डिविजिबल मानने लगे, फिर उसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ठीक है। और फिर अब उसमें पार्टिकल नेचर करके बात करने लगे, कॉमन पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन वहां पे क्या था, हम बेसिक ही गलत ले गए, क्योंकि वहां पे पार्टिकल नेचर हम ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल मान रहे थे। फिर इसी को स्टेब्लिश किया डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कि यहाँ पे वेव का पार्टिकल नेचर सही नहीं है, इसका वेव नेचर हमें लेके डेरिवेशन करना चाहिए। उसको डिराइव किसने किया, श्रोडिंगर ने। और श्रोडिंगर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव नेचर को लेके बात की, और वेव नेचर को लेके जब उन्होंने मॉडल को एस्टेब्लिश किया, जिसको वेव मैकेनिकल मॉडल बोला गया, और उसका आज तक हमारे पास कोई डिमेरिट नहीं है। तो आज हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन को लाइक अ वेव लेते हैं, चाहे बॉन्डिंग की बात हो या कुछ भी बात हो, हम वेव नेचर ही इलेक्ट्रॉन का लेके चलते हैं, ठीक है। और वो
कैसे उन्होंने इक्वेशन ड्राइव किया, कैसे वेव मैकेनिकल मॉडल किया, वो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल मैंने इक्वेशन लिख दी, उस इक्वेशन के हमने नोटेशन लिख दिए, उसी के जो सॉल्यूशंस आए उन सॉल्यूशंस से श्रोडिंगर ने एटम की लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश की कि अगर हम इन न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें पास आ जाती हैं प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर एटम में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सेल के सबशेल के ऑर्बिटल में। तो क्वांटम नंबर्स क्या बताता है? इट डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजीशन डायरेक्ट तो नहीं होता है तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पोजीशन डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट हम पोजीशन नहीं बता सकते, तो इसी बोलते हैं कि क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड अस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन outside nucleus in 3D space that can be we can define find out with the help of these quantum numbers. Clear? तो इसको मैं जो है आई थिंक मीटिंग सेटिंग को मैं हेलो हाँ हेलो सर। हेलो सर, मैं आपका ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया था तो मैंने 3 घंटे की मीटिंग मिस कर दी। मैं क्या करूं सर? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लेना। हेलो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सर रिकॉर्डिंग भेज देना गोभी लेके खाओ, गोभी खाओ, गोभी खाओ, गोभी खाओ। सर नोट्स मिलेंगे क्या? कोई इक्वेशन में बहुत मजा आई सर। म्यूट एवरीवन, सर म्यूट एवरीवन, सर म्यूट एवरीवन, सर म्यूट एवरीवन। ऐसे बात नहीं कर सकते आप लोग। अगर तो जो ज्वाइन नहीं कर पाए वो आप ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। और जिनको लेट ज्वाइनिंग है उनको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, उसको आप देख के समझने की कोशिश करें। हेलो, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, हाँ ठीक है, और जो ओके सर, ठीक है। और जिन्होंने लेट ज्वाइनिंग की है वो ग्रुप में आप अपना रोल नंबर वगैरह शेयर करिएगा, तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पर्टिकुलर बाहर के बच्चे नहीं होने चाहिए। आपका रोल नंबर और जो है आपको इश्यू होगा रोल नंबर और बैच जो अलॉट किया है वो आप सेंड करेंगे मैसेज के थ्रू, तो पहले वो वेरीफाई होगा, उसके बाद फिर जो है आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और मैं इसका पीडीएफ आपको नोट्स जो आज पढ़ाया उसको मैं शेयर करूंगा, ठीक है, आपके ग्रुप पे। उसका हैंड रिटन नोट्स जो आएगा वो आपके पास आएगा। ओके, एनी डाउट? ठीक है। बुक के लिए अभी आपको प्रॉब्लम बुक आपको मेरी खरीदनी है, लेकिन अभी प्रॉब्लम बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरी के लिए कोई आपको बुक की जरूरत नहीं है। थ्योरी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कंसाइज फॉर्म में होगी, उसका आप पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है, उसको थ्योरी को पढ़ना है। प्रॉब्लम के लिए मेरी बुक आती है, वो आपको शीट जो आपकी मिली होगी ना बुक लिस्ट, उसमें है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वो बुक आपको लेनी है और उस बुक को हम आगे डिसीजन में यूज करेंगे, ठीक है। और थ्योरी के लिए कोई आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के लिए कोई एक सिंगल बुक नहीं है जो हम थ्योरी में आपको सजेस्ट करें। तो जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है। क्लियर? ओके, तो थैंक यू फॉर योर फर्स्ट क्लास एंड मीट यू डे आफ्टर टुमारो। ओके, ओके, जय हिंद, जय भारत।